इसमें हमें फ्रेज का नजर आ रहा है, और नंबर सेकंड देखो यानी एरर भी है सेंटेंस के अंदर। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, एक चीज बताई थी, यानी वो चीज ये थी कि जब भी हम टू इस्तेमाल करते हैं तो देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आप देखिए टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ जो एरर हुई है ना, आप देखें, यानी जब आप सेंटेंस को प्रॉपरली जज करते हो तो एक चीज आराम से समझ में आ जाएगी कि वर्ब के साथ जो है वो यानी यहाँ गलती हुई है, वर्ब गलत इस्तेमाल हुआ है। आप देखो एरर में भी इसी तरीके से जो खुद स्टेटमेंट ओरिजिनल दिया हुआ है ना, वो स्टेटमेंट भी आप देखें टू सेंड, बेटा ये देखो एरर हो गई है, टू सेंड कभी नहीं होता। ये सारी बेसिक चीजें, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, कोई मैं आपको एडवांस नहीं पढ़ा रहा। अब वो स्टूडेंट जिनका नहीं पढ़ा हुआ बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि बहुत एडवांस होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये मुझे मेरे ख्याल में जो बिल्कुल प्राइमरी चीज है। तो आप देखें टू सेंड यहाँ भी एरर हो रही है स्टेटमेंट के अंदर। और फिर आप देखिए जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो यहाँ भी गलती हो गई है। तो ये एरर कॉमन हो रही है, देखो ये एरर रिपीट हो रही है बार बार, जितने भी ऑप्शंस हैं ना उन सब ऑप्शंस के अंदर ये चीज आ रही है, यानी वर्ब की आ रही है। मैंने आपको देखो जवाब तो दे दिया है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेटा, ये मैंने आपको आंसर और करेंगे जो कि बेस फॉर्म होती है, आप उसके साथ जो एस और ये तो थोड़ी लगाएंगे, या आईएनजी इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो वो एरर या गलत हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद टू सेंडिंग देखो, अब ये भी गलत हो गया। देखो जो जवाब दिया हुआ है उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट को देखें, आप देखें ये जो वो मतलब यदि जो कि ये राइट ऑप्शन है, ये भी नहीं हुआ, टू तो भले नहीं लिखा हुआ लेकिन ये गलत हो गया। तो अब आपसे पूछे कि टू सेंड माय ब्रदर, मैं आपसे ये भी पूछ लूं यहाँ से कि अगर आपसे फ्रेज पूछा जाए इधर, तो आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड से, तो ये कौन सा फ्रेज होगा, किस फ्रेज से इसका टाइप या ताल्लुक होगा, आप बताइए भला। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो प्लीज आप मुझे बताएं व्हिच टाइप ऑफ द फ्रेज इज इट, ठीक है, ये कौन सा फ्रेज हो सकता है, कौन सा फ्रेज है बताएंगे। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा है, इन्फिनेटिव। तो फर्स्ट हो गया। फिर हम आते हैं सेकंड पे, द स्टूडेंट्स हैविंग लीव अर्ली आई डिसाइडेड टू रिसीव देम। बेटा इधर देखो ये की मतलब पॉइंट है, ये की पॉइंट है। देखो हैविंग और बीइंग जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करता है, ठीक है बेटा। हैविंग और बीइंग के साथ यदि जब भी आप वर्ब इस्तेमाल करते हो तो वो वर्ब आपका कौन सा होगा, वो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है, जब भी होता है। तो आप देखो इधर इसका भी करेक्ट यानी आंसर ये देखो, एक ये और ये याद कर लो, देखो ये दोनों देखो, ये दोनों जब भी आएंगे तो आप इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, क्या पार्टिसिपल हम कहते हैं। तो अब आप देखो क्या ये फॉलो हो रहा है इधर या नहीं, हैविंग, ठीक है, हैविंग लीव हो गया, देखो लीव थोड़ी को, अब ये वर्ब का फॉर्म तो बेटा आपको भी आना चाहिए, मैं आपको वर्ब का फॉर्म थोड़ी बताऊंगा, या वर्ब के फॉर्म्स, ये तो सारी चीजें जो हमने 1 2 3 क्लास में पढ़ी है, वहां टीचर्स हमें याद करवाते थे, तो ये तो याद होने चाहिए, ठीक। अच्छा अब आप देखेंगे हैविंग लीव, ये गलत हो गया, और ये एब्सोल्यूट फ्रेज का हो गया है, इसका एब्सोल्यूट फ्रेज है, बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्रेज है। अच्छा तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स हैविंग लेफ्ट अर्ली, ये राइट ऑप्शन हुआ हैविंग लेफ्ट। आप देखो येलो से हमने जो उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हुआ। अब इधर देखो स्टूडेंट इज लेफ्ट अर्ली आई डिसाइडेड, इसमें आप बोलेंगे सर ये भी तो सही है, बेटा आप देखिए प्लूरल है तो हैज कैसे आएगा, गलत हुआ। अब इधर देखिए हैविंग लीव, ये देखो एरर आ गई, ये भी गलत हो गया। और उसके बाद डी ऑप्शन को देखिए हैव लीव नहीं होगा, हैव लेफ्ट होगा। तो सारे बेसिक है, ठीक है बेटा, सारे बेसिक ऑप्शंस है, सारे आसान ऑप्शंस है, जो बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं। ये टेस्ट एक्चुअली होती है प्रैक्टिस के लिए बेटा। तो ये देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और किस तरीके से हम जो वो एरर्स यानी दुरुस्त कर रहे हैं।
तो बेटा ये अब बताना बेटा, आवाज पता है आवाज, ठीक है बेटा आवाज बताना, अब आवाज बताए, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा आप लोगों को बेटा? आवाज में देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने स्टॉप किया है, लेक्चर स्टॉप किया हुआ है, पहले आपसे ये ओपिनियन ले रहे हैं, बताएं। शाबाश, आवाज का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? शाबाश बेटा, सही है। कोई अब बताएं, आवाज, आवाज का प्रॉब्लम है क्या? आवाज का लगा आवाज का कोई प्रॉब्लम? बेटा आवाज का कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? देखो वॉइस में कोई प्रॉब्लम, वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बेटा? बताएं जल्दी, शाबाश। बेटा कोई वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताना, आवाज कोई वॉइस में प्रॉब्लम, सभी अब ठीक है? बेटा वॉइस में प्रॉब्लम हो तो बताना, शाबाश। वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताना, ठीक है? नहीं है तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी मैंने आपको एक शॉर्टकट और हिंट दे दिया है, क्लू दे दिया है कि अगर हैविंग होगा या बीइंग होगा तो देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये एक क्लू होता है, आप ध्यान में रख लो। भले सेंटेंस या फ्रेज का मसला नहीं होता, लेकिन कहीं भी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। उसके बाद नंबर 3 सेंटेंस पे देखें, द ताजमहल अ ओल्ड बिल्डिंग ओके बेड नीडेड रिपेयर्स। देखो पूरी स्ट्रक्चर बहुत मतलब यानी गलत है, कोई या जो वो सेंटेंस नहीं बन रहा, तो बेटा ये तो छोड़ दें, स्टेटमेंट है। लेकिन सेकंड पे आते हैं, द ताजमहल ओल्ड बिल्डिंग ओके। देखो जब भी कोई सिंगुलर होता है बेटा, तो आप देखिए इधर क्या होना चाहिए, एन ओल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक की बात की हुई है एन ओल्ड बिल्डिंग, क्योंकि ये हमने नाउन में चीजें पढ़ी थी, बेसिक चीजें, लेकिन हमने ये नाउन में पढ़ी हुई थी। तो देखो हम सीरीज से चल रहे हैं, सीरीज से जैसे हमने शुरू किया था तो तरतीब में हम चल रहे हैं, तो ये चीजें हमारी पहले की हुई, तो हमें जो चीजें पहले की हुई है उनको हमें मतलब ज़हन में रखना चाहिए। अब बी ऑप्शन पे आप आए, ताजमहल एंड ओल्ड बिल्डिंग बैडली नीडेड रिपेयर्स, ठीक है बेटा? देखिए ताजमहल, द ताजमहल एंड ओल्ड बिल्डिंग ओके बैडली नीडेड रिपेयर्स, ठीक है बेटा? द ताजमहल। अब आप देखिए इसके अंदर हमने जो वो पंक्चुएशन की जो वो एरर हुई है बेटा, कौन सी एरर हुई है? पंक्चुएशन की। देखो इधर एरर हुई है, जो कि हमने यहाँ तो पंक्चुएट किया है लेकिन आगे पंक्चुएट नहीं हुआ है। तो देखो पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है पीएमसी के अंदर, समझ लो। अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये लग रहा होगा कि बी और डी दोनों एक जैसे ऑप्शंस हैं, ऐसे नहीं है, पंक्चुएशन के लिहाज से भी एरर हो जाती है। मैंने आपको बताया था एपोजिटिव फ्रेज की जो बात की थी, तो वो देखो एपोजिटिव फ्रेज वाली बात आ रही है, पंक्चुएट देकर अगर वो प्रॉपर नाउन होता है तो उसको हम पंक्चुएट करते हैं। तो द ताजमहल इन ओल्ड बिल्डिंग, आप देखिए इसमें भी पंक्चुएशन की बात मतलब हो रही है, एक में दूसरे में नहीं है। फिर सी में देखें, इधर देखो हमने पंक्चुएट गलत किया है, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं आती, कामा देकर हम सेपरेट करते हैं बेटा। ये देखो सेमी कोलन की निशानी है, यहाँ जो दी हुई है ना ये सेमी कोलन है,
आपको नजर आ रहा होगा, सेमीकोलन हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे जो कि गलत है, ठीक है, सेमीकोलन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब राइट ऑप्शन कौन सा हो रहा है, कामा वाला, ये जो राइट ऑप्शन, देखो ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि कामा देकर सेपरेट करते हैं। अगर प्रॉपर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं ना एपोजिटिव फ्रेज के अंदर, तो कामा देकर सेपरेट करेंगे। ये ऑप्शन, ये चॉइस आपकी राइट होगी। उसके बाद नंबर 4 पे हम आते हैं, देखें, डज द ट्रेन ऑन टाइम, व्हाट टाइम डज इट। बेटा ये देखो, यानी बी वर्ब का क्वेश्चन है, इसका है बी वर्ब का क्वेश्चन है। अच्छा, आप देखो, हम यानी डज या डू इस्तेमाल करते हैं ना प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, जब एक्शन वर्ब होता है। देखो, जब एक्शन वर्ब होता है बेटा, एक्शन वर्ब के साथ आप इस्तेमाल करते हो क्या, यानी एक्शन वर्ब होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ, तो आप यानी इस्तेमाल करते हो ये डू और डज इस्तेमाल करते हो, एक्शन वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्शन वर्ब तो है नहीं, ठीक है, एक्शन वर्ब तो है नहीं कोई, ना जो स्पीक है, ना वर्क है, ना टीच है। तो जब ऐसा वर्ब नहीं होगा तो हम डू और डज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए इस यहाँ जो एरर हो रही है, इसकी एरर हो रही है। अच्छा, फिर देखो, इज द ट्रेन ऑन टाइम, व्हाट टाइम इज इट। तो बेटा ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये बी के वर्ब के से जो करेक्शन हो रही है। फिर इज द ट्रेन ऑन टाइम, देखो यहाँ भी ये नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह लगनी चाहिए हैज और हैव के साथ। तो यहाँ भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, ना कोई पोजीशन का सेंस शो हो रहा है, तो ये भी कोई सूटेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखो यहाँ भी एरर हो रही है। डी में आप देखें, इज द ट्रेन ऑन टाइम, ओके, व्हाट टाइम, ये वाला जो है वो पार्ट फर्स्ट जो है वो तो दुरुस्त है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो दुरुस्त हो रहा है, लेकिन ये अगला पार्ट देखो, हैज द, व्हाट टाइम हैज इट नाउ, जो इज लगना चाहिए, इधर हमने ये एरर किया कर दिए। तो ये मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होती है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, आप इन कंपोनेंट्स और फीचर्स को प्लीज आप समझें, ये सेंटेंस से जुड़ी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर्स भी आप प्लीज ध्यान में रखें कि किस तरीके से ये करेक्ट होते हैं या किस तरीके से ये इनकरेक्ट हो जाते हैं। 5 पे देखें, ये वो देखो, मतलब सेम मैंने अभी दिया है जो आपको बताया। अब देखो इधर 5वें नंबर के अंदर सीरीज में एक्शन वर्ब की बात हो रही है। अब कास्ट जो है ना, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब जो कास्ट मेन वर्ब है, तो आप डू और डज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, व्हाट डज दिस लीमन कॉस्ट, अब ये हुआ, इधर आप इस एम आर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब 20 सेकंड है, व्हाट इज दिस लीमन कॉस्ट, देखो ये गलत हो गया, ये एरर हो गई। सी देखें, व्हाट हैज दिस लीमन कॉस्ट, देखो ये गलत हो जाएगा, एरर हो रही है। डी देखो, व्हाट वाज दिस लीमन कॉस्ट, बेटा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो वर्ब है, बी और हैज का वर्ब है, आप देखो ये मतलब इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है, इसके साथ ये इस्तेमाल नहीं होंगे। तो राइट चॉइस जो बन रही है इससे, और ये जनरल ट्रूथ का और अकरंस का एक क्वेश्चन है, तो इससे जो राइट चॉइस हो रही है आपकी, ये वाली आपकी राइट चॉइस है, ये करेक्ट चॉइस है। तो आप जो टिक करेंगे बेटा राइट चॉइस हो, ए और ए से करेक्ट बन रहा है। 6 पे आप देखें, चूज द करेक्ट सेंटेंस का है, देयर आर टू पुलिसमैन, टू की बात है, देखो टू और मैन सिंगुलर, आपस में देखो इनकी मैचिंग नहीं हो रही है। टू के साथ क्या जाहिर प्लूरल होना चाहिए, टू तो प्लूरल नाउन के साथ, टू एंड प्लूरल, तो ये इधर गलती हो गई। फिर देयर हैज बीन टू, अब देखो जब टू हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, देखो इधर मैंने वर्ब गलत दे दिया है। हैज, देखो टू के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, टू हैज होगा या टू हैव होगा, आप वर्ब मतलब देखें जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल की बात है कुछ भी नहीं है। फिर देखो देयर वाज टू, वही बात है, वाज गलत हो जाएगा क्योंकि टू के साथ वर इस्तेमाल होगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, देयर आर टू, क्योंकि टू इसीलिए आर इस्तेमाल हुआ है। तो ये बी का वर्ब जो आपने पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब्स बी के पढ़े थे, डू के पढ़े थे, उसके क्वेश्चन दिए हुए। उसके बाद 7 में देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, 7 में चूज द सेम है। अच्छा, ही वाज फॉर, बेटा मैंने आपको बताया था बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पैसिव में होता है। आप देखो क्या पैसिव ये स्ट्रक्चर सही है, बी के साथ कभी भी बेस फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, ये देखो हमने लगाया जो कि गलत। ये फॉलो कैसे भाई, फॉलो हो या कुछ ऐसा होता है, देखो यहाँ एरर हो रही है। सी के अंदर देखो राइट ऑप्शन है जो फॉलो कर रहा है किस स्ट्रक्चर को, जो मैंने आपको इधर दे दिया ना, सी वाले स्ट्रक्चर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो इस्तेमाल हुई है, और इसके मतलब ही हैव ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ही हैव जो है ना ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, तो इसीलिए ये बेटा गलत हो जाएगा।
ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप मतलब जो वो यानी मतलब अब आपके हो गए बेटा ये 7 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 पे हम 8 पे बेटा चलेंगे, ठीक है बेटा, 8 क्वेश्चन नंबर पे चलेंगे हम। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे जो 8 क्वेश्चन हो गए, इन्हें डिलीट कर, ये क्वेश्चन जो हमारे हो गए, बेटा देखो तो 8 पे थे हम, अब यानी हम 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको विजिबल है, नजर आ रहा है या उनको नहीं लगा? ठीक है बेटा, विजिबल होगा आपको, यानी क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो 9 जो क्वेश्चन है हमारा वो भी करेक्ट है। डू वर्क अ लिटिल हार्डर फॉर योर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो डिड वर्क बेटा जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, उसके साथ हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डू इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? डू इस्तेमाल करते हैं। जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वो डू से हम जो उसको इंफिनिटिव करते हैं। इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव सेंटेंस मैंने आपको यूज पढ़ाया था डू डज का, तो वो इंफिनिटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है बेटा। तो आप देखें हम कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे? डू, डिड, डज। देखें ये इस्तेमाल करते हैं तब जब इंफिनिटिव स्ट्रक्चर होती है, हमें किसी एक्शन को एम्फसाइज करना होता है। सिर्फ बेटा 2 टेंसेस में होता है, एक सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट के अंदर। तो आप देखें डू वर्क अ लिटिल हार्डर फॉर योर डेस्टिनेशन, ये सही है क्योंकि इंपेरेटिव आपका सेंटेंस है। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखो बिल्कुल बेसिक, सिट डाउन। अब देखो ये इंपेरेटिव है क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बना हुआ है। अब आपको मैं आपको बोलूं कि एम्फसाइज करो, आप कैसे एम्फसाइज करेंगे? आप ये डिड से तो नहीं करेंगे या किसी और वर्ब के साथ तो नहीं करेंगे। तो बेटा ये जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये डू जो है इससे इंफिनिटिव होगा, डू सिट डाउन ये होगा। डज से भी नहीं होगा, डिड से भी किसी, क्योंकि डज तब इस्तेमाल करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो डू सिट डाउन देखिए ये हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, ये इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 10 है बेटा, 10 नंबर के अंदर देखो पिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें भी वही बात है, इसके अंदर भी वही बात है। देखो बेटा आई होप यू विल हैव, बेटा विल हैव और शैल हैव जो भी होता है, ठीक है बेटा, विल हैव और शैल हैव होता है, इनके साथ आप देखो इधर जो ये वर्ब मैंने हैव इस्तेमाल किया, देखो मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म होता है, कोई और फॉर्म नहीं होता है। मॉडल वर्ब के साथ क्या होता है बेटा? बेस फॉर्म होता है हमेशा। तो आप बेस फॉर्म हैव, हैज और हैड थोड़ी बेस फॉर्म है। तो इधर देखो मतलब जो गलती हुई है, एक तो ये हो गई, देखो हैज गलत हो गया, हैविंग देखो बेटा ये गलत हुआ, ठीक है। राइट ऑप्शन देखो ये, क्योंकि विल या शैल हैव होता है, हैड या हैज नहीं होता, हैविंग नहीं होता। तो इसका जो राइट चॉइस जो बन रही है ना, वो सी राइट चॉइस बन रहा है, ठीक है। आप जो है वो बेटा यू विल हैड जो है वो आप पास्ट का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप वो गलत हो जाएगा, और मतलब ये करेक्ट जो चॉइस होगी वो करेक्ट चॉइस आपकी यानी सी होगी। तो बेटा ये हो गए आपके 10, ठीक है, करेक्ट हो गए 10। उसके बाद हम ये नहीं, ठीक है, ठीक है। अब चलेंगे अगले जो वो यानी स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे। तो अब देखेंगे सेंटेंसेस हमारे अगले आ गए, यानी देखो अभी 10 हो गए, 11 पे बेटा सेंटेंस नंबर 11 देखो, इसमें भी देखो यानी करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। देयर मस्ट बी नो डाउट अबाउट दिस, देयर मस्ट बी नो डाउट, देखो देयर मस्ट बी ये तो हमारा सही हुआ क्योंकि मॉडल के साथ बी का वर्ब होगा बेटा ये देखो। अब इधर कौन सी एरर है? आप देखो
इधर जो एरर है ना सेकंड में, यानी बेस फॉर्म नहीं है, गलत हो गया, यानी बी वगैरह नहीं है इसीलिए गलत हुआ। ठीक है, इधर देखो देयर बी नो डाउट, क्योंकि बी खाली बी कभी इस्तेमाल नहीं होगा जब तक इसके साथ मॉडल वर्ब नहीं होगा बेटा। विल होना चाहिए, शुड होना चाहिए, कैन होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, तो ये मॉडल वर्ब्स होने चाहिए तब आप बी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये गलत हो गया आपका, इधर देखो बी नहीं है, इधर बी है तो मॉडल नहीं है, इधर देखो मस्ट के साथ देखा हेज नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना कि विल शैल कैन के साथ हैव इस्तेमाल होगा, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स है ना हैव इस्तेमाल होगा, तो ये सारे यानी इधर एरर आ रही है, आप खुद देखें इधर बी नहीं है, इसके साथ हैव नहीं है, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद 12 नंबर पे आप देखें पिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, आप देखें इसमें दो आपके सब्जेक्ट है, एक माय फ्रेंड एंड आई, दो हो गए, जब दो होंगे मैंने अभी आपको बताया कि आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, तो इधर बेटा देखो ये आपका यानी एम इस्तेमाल किया है जो कि गलत हो गया है, इधर हैज सिंगुलर यानी गलत हुआ है, इधर तो देखिए वर्ब हेल्पिंग है नहीं, बीन थोड़ी खाली हेल्पिंग वर्ब है, जब तक आप इसके साथ एड नहीं करेंगे तो आपका वो देखें वर्ब गलत हो जाएगा। तो राइट चॉइस बिल्कुल सही पड़ी है, क्योंकि हमने इधर प्लूरल, क्योंकि दो है, एक ये हुआ और एक ये, दो हो गए तो प्लूरल हुआ। अब हम 13 पे आते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हाउ मच डज इट, ये एरर का है, हाउ मच डज इट कोल्ड इन द टाउन। देखो मैंने अभी आपको बताया कि एडजेक्टिव्स के साथ जो एडजेक्टिव होते हैं ना, हमने एडजेक्टिव में पढ़ा है, एडजेक्टिव के साथ हमेशा बी के वर्ब इस्तेमाल होते हैं, बी प्लस एडजेक्टिव होते हैं बेटा, बी प्लस एडजेक्टिव होते हैं, बी के साथ एडजेक्टिव के वर्ब, मतलब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, हम डू डज और ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ एरर हुई। करेक्ट क्या होना चाहिए, इधर बेटा होना चाहिए हाउ मच इज इट कोल्ड, वाज इट कोल्ड। ठीक है, बी का वर्ब इस्तेमाल करें जो कि इधर मिस हो रहा है, वो गलती है। फिर 14 पे आते हैं। ठीक है, 14 पे आप देखें ही ऑलवेज लिव्स हियर कंफर्टेबली एंड इजीली बट आई डिडंट। मैंने आपको बताया जिस टेंस में जुमला दिया हुआ होता है ना, आपका हेल्पिंग वर्ब आगे भी उसी टेंस में होना चाहिए, ये एक मतलब सीक्वेंस होती है टेंस की। हमने लिखा है प्रेजेंट में और इधर देखो हमने पास्ट का दे दिया है, इसीलिए ये जो दुरुस्त होना चाहिए, देखो जैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आए ना तो आप बेटा इधर लिखेंगे आई डोंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। He always lives here comfortably and easily, but I don't do that. क्योंकि आपका जो टेंस है ना वो प्रेजेंट टेंस है, तो आप प्रेजेंट टेंस ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस का ही वर्ब लिखेंगे। उसके बाद ये भी 15 है, डोंट रन टू क्विकली, द अंडरलाइन फ्रेज इज, अब फ्रेज के बेटा देखो टू क्विकली ये एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। देखो फ्रेज किससे कहते हैं, यानी कम से कम कितने अल्फाज होने चाहिए, दो तो होने चाहिए तब फ्रेज होगी, तो इसमें एडवर्ब पड़ा है, तो आप देखिए ये एडवर्ब, ये टू भी एडवर्ब है, देखो ये भी एडवर्ब हुआ, और देखो क्विकली जो वर्ड है उनका ये भी एडवर्ब है, तो दोनों अल्फाज देखो एडवर्ब पड़े, ये भी एडवर्ब पड़ा है और ये भी एडवर्ब पड़ा है, तो इसको यानी प्लस करें आप, जो चीज प्लस हो वो फ्रेज हो जाती है, जो चीज प्लस हो बेटा एड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, यानी ये दो गए इसीलिए इसको हम एड वर्ब फ्रेज कहते हैं। अच्छा उसके बाद 16 है बेटा, देखो 16 के अंदर वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। देखो प्रीपोजिशन के साथ अगर कोई वर्ड आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। देखो ये प्रीपोजिशन हुआ और द वॉल क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हम इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन में नाउन होना चाहिए, ऐसे ऐसे अल्फाज ही नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, इन बोलते प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो बेटा देखें ये अब ये हमारे हो गए, यानी तो हमने पढ़े थे पहले लिया था इंग्लिश में, ठीक है बेटा, अब देखें तो ऑन द वॉल हमने जो वो यानी ये पढ़ा था 16 नंबर, ठीक है।
16 नंबर। अब आप देखिए यानी 17 है स्विमिंग एवरी डे इन वाटर। बेटा ये जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। ये जेरेंट फ्रेज देखो इसको कहते हैं, मतलब ये सारे अल्फाज यहाँ तक आ रहे हैं। स्विमिंग एवरी डे इन वाटर, मतलब यहाँ तक आप देखो ये आपका जेरेंट फ्रेज है, क्योंकि शुरू हुआ है जेरेंट से, इसीलिए ये जेरेंट फ्रेज आसान हो गया। उसके बाद 18 ये अब आसान है सारे। रीडिंग बुक्स इन द डार्क, देखो रीडिंग बुक्स इन द डार्क, अब ये भी आपका जेरेंट फ्रेज। बेटा रीडिंग बुक्स इन द डार्क यहाँ तक जेरेंट फ्रेज हो गया। उसके बाद 19 पे दे वांट टू हेल्प वन अनदर, टू हेल्प वन अनदर, आसान पड़ा है, इंफिनिटिव फ्रेज है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट, तो इतने सारे अल्फाज मिलकर क्या होंगे, इंफिनिटिव फ्रेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, इंफिनिटिव फ्रेज हो जाएंगे। उसके बाद 20 पे हम आते हैं। 20 पे आप देखें, दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टॉप फॉर टुडे, ठीक है, टू स्टॉप फॉर टुडे। बेटा टू स्टॉप फॉर टुडे ये भी इंफिनिटिव, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आप देखें यानी आगे अल्फाज प्रीपोजिशन और कोई ऑब्जेक्ट वगैरह दिया हुआ है, तो इसीलिए ये भी आपका इंफिनिटिव फ्रेज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका इंफिनिटिव फ्रेज। अब हम चलेंगे आप अगले पेज पर, ठीक है बेटा। अगला जो पेज है आपका, यानी वो अगला जो पेज है आपका बेटा, यानी शुरू होता है 21 से, 22 से शुरू होता है, ठीक है बेटा। 22 से ये 22 से देखो, वर्षा अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ माइन। देखो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, वर्षा अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ माइन। बेटा इधर देखें ये एपोजिटिव फ्रेज है, क्योंकि एपोजिटिव फ्रेज जो होता है उसमें डिस्क्रिप्शन आती है, मतलब डिस्क्राइब किया हुआ होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यानी एपोजिटिव फ्रेज बोलते हैं। वर्षा अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ माइन, यानी हमने इसको डिस्क्राइब किया है, इसीलिए ये 20 सेकंड आपका राइट ऑप्शन है, एपोजिटिव फ्रेज, ठीक है। ये बेटा एपोजिटिव फ्रेज है, तो और कोई फ्रेज है नहीं, हम कामा देकर सेपरेट देकर उसको डिस्क्राइब करते हैं, रीनेम करते हैं, कोई सेकंड नेम देते हैं, तो वो एपोजिटिव फ्रेज में आ जाता है, इसीलिए इसको एपोजिटिव फ्रेज कहते हैं। 23 देखो, आई वुड लाइक दोज रेड रोजेस। बेटा ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन पड़ा है इसके अंदर, नाउन पड़ा है, और नाउन के साथ एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स आप सब लगा सकते हो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये नाउन फ्रेज है आपका। ये नहीं, आप देखो डिटरमिनर भी लगा हुआ है, एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, और नाउन भी लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको नाउन फ्रेज कहते हैं 23 को। अच्छा उसके बाद 24 है, शी वाज कैरिंग सेवरल लार्ज ब्लैक बुक्स। ये कीवर्ड पड़ा है आपका, देखो बुक्स, आप देखो क्या नाउन है, तो बेटा इसकी वजह से ये देखो नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, इसकी वजह से ये नाउन फ्रेज हुआ है। अब आप देखो ये डिटरमिनर आपने इस्तेमाल किया, एडजेक्टिव्स दोनों पढ़े, तो जिस क्लास के साथ फैमिली के साथ ऐसे अल्फाज आएंगे वो जाहिर नाउन फ्रेज में आ जाएंगे। फिर आप देखो 25, काफी हमारी जो चीजें रिपीट हुई हैं, वॉकिंग इन लेयर टाइम। बेटा ये जेरेंट फ्रेज है, वॉकिंग इन लेयर टाइम, ये जेरेंट फ्रेज है, ठीक है। आप क्योंकि आप देखें यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक ये जेरेंट फ्रेज में आ रहा है, क्योंकि एक फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये जेरेंट फ्रेज में आ रहा है। उसके बाद 26 को देखें, he loves sleeping in a silent place, ओके। ये भी आप देखो स्लीपिंग, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो अंडरलाइन पार्ट है बेटा वो देखो फ्रेज में आता है, और ये आपका जेरेंट फ्रेज है, ठीक है, ये जेरेंट फ्रेज में आ जाता है, तो ये भी आपका जेरेंट फ्रेज हुआ। उसके बाद बेटा देखिए 27 है, ठीक है। 27 देखें, 27 में, ठीक है बेटा, 27 और 30 तक हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखिए अब हाँ 27 में देखिए, he was punished for telling a lie। टेलिंग अ लाई देखो जेरेंट फ्रेज है, क्योंकि हमने प्रीपोजिशन इंक्लूड नहीं किया फोर, अगर हम फोर इंक्लूड करते हैं तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता, तो क्या हो जाता बेटा, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, तो इसीलिए ये जेरेंट फ्रेज हुआ। तो क्या हुआ, सॉरी, इसीलिए ये जेरेंट फ्रेज हुआ।
ठीक है। उसके बाद 28 he was a boy of 6 years, his clothes torn, his face covered, ठीक है, covered बेटा ये past participle with fruit, the underlying phrase is यानी absolute phrase बेटा, क्योंकि यानी noun या pronoun होना चाहिए, noun pronoun plus verb की यानी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए, उसको कहते हैं। 29 his heart being यानी broken, बेटा ये भी देखो नाउन पढ़ा है और यानी पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा है, इसीलिए ये भी एब्सोल्यूट फ्रेज होगा आपका, ये भी एब्सोल्यूट फ्रेज होगा। 30 में देखें देयर हंगर, ओके, सैटिस्फाइड, अब ये भी देखो एब्सोल्यूट फ्रेज, क्योंकि ये देखो नाउन आ गया, यहां तक नाउन आ गया बेटा, और फिर ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी आपका एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। कौन सा? ये भी एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। तो ये मतलब आपके हुए 30 क्वेश्चन। अब हम आगे चलेंगे बेटा, यानी आगे जो वो यानी क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे यानी 31 से, 31 से बेटा, तो 31 इसमें नहीं आ रहा, ओके मतलब ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेज में होगा। 33 से करते हैं, फिर आखिर में रहते हैं तो आप एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो आप देखिए अब 33 में व्हाट अक्रॉस द स्ट्रीट, बेटा अक्रॉस द स्ट्रीट ये प्रीपोजिशन, तो इसीलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, अक्रॉस द स्ट्रीट दो तीन अल्फाज हो गए। फ्रॉम अ बुक देखो, फ्रॉम और अ बुक देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि फ्रॉम अ बुक देखो यानी दो तीन अल्फाज हो गए, फ्रॉम के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का आप देखते हैं। उसके बाद अब आते हैं दे डेज टू मीट अस ऑन ट्यूसडे, बेटा आर कमिंग, दे है ना, तो जाहिर क्या इस्तेमाल करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको बोला बी का वर्ब देखो, ये बी वाले जो वर्ब आते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब हम कहते हैं, या तो ये प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए यानी वर्ब की आप इन फॉर्म इस्तेमाल करें, या जो उसके साथ नाउन वगैरह मिलाकर, तो आप देखें इधर यानी इधर देखो बेटा ये अंडर द अंडर द ट्री अंडर प्रीपोजिशन हुआ, इसी पे प्रीपोजिशनल फ्रेज बना है। इधर देखो वेरी फास्ट, बेटा वेरी भी एडवर्ब और फास्ट भी एडवर्ब है, इसीलिए देखो ये आपका एडवर्ब फ्रेज हुआ है इस साथ में। 32 मतलब इस तरीके से, यानी ये आपका 32 यानी हुआ। उसके बाद बेटा देखो ये 32 के बाद हम जो वो नए पेज पे आप जाएंगे 32 के बाद, ठीक है, 32 के बाद अगला जो हमारा पेज है 32 के बाद आखिरी लास्ट, ठीक है, तो 33। हाँ अब देखो बेटा ये भी आसान है, इतना इसमें मुश्किल नहीं है। अक्रॉस द स्ट्रीट देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। और ये तो पेज गलत कहीं पे ये सारी सही किया गया है, तो ये हमने पढ़ लिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए, ठीक है, इसमें कुछ तो सेम आए। अच्छा ये प्रीपोजिशनल हुआ, ये भी मैंने कर दिया आपको, ये हमने अभी किया है, ये सिंगुलर है देखो, और एडजेक्टिव है इसीलिए बी का वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इस गेस्ट फ्रॉम विंडो देखो हैज बीन लैंडेड, अब देखो बेटा ये जो है वो यानी बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किए, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये आपका मतलब बेस, तो बी प्लस सॉरी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको इस्तेमाल किया। फिर आप देखो हैव है, तो हम डज इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बताया है, सॉरी मैंने आपको ये बताया था कि मतलब डू और डज के साथ भी हैव इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। आप देखो डज एनीवन या डज ही, हैव होगा हैज नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके बाद यानी हम जो वो यानी 30 39 को देखें बेटा, ये देखो एम्फेसाइज हुआ है,
इसीलिए ये इंफिनिटिव बनाए तो इसीलिए आपका डज होगा। क्या होगा बेटा? डज इस्तेमाल करेंगे इंफिनिटिव की। अच्छा, उसके बाद आप देखो पास्ट का है ये, यानी किसका है? पास्ट का है, तो हमने डिड इस्तेमाल किया पास्ट के लिए, ठीक है ना? और सीक्वेंस ऑफ द टेंस होगी, ठीक है? आप इसको इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। 41 को देखें बेटा, 41 में दे हैड बीन टॉट, वर्ब की देखो हैड बीन है बेटा, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म इसमें, और कुछ भी नहीं है। और इधर देखें ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है, आप इसीलिए डजंट इस्तेमाल करेंगे। इट वाजंट डजंट, ये होगा तो थर्ड फॉर्म होगा, ये होगा तो आप देखिए इसके साथ थर्ड फॉर्म या फॉर्म इस्तेमाल करें, ये होगा तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें या कंटीन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल करें। ये मतलब आप बाकी 8 जो क्वेश्चन है ना बेटा स्पेलिंग और मीनिंग के थे, उसमें कोई समझाने की बात नहीं की। आज इतना काफी है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।